व्यवस्था को बना के रखोगी। अब उसमें बहुत सारे कानून और होंगे और वो जो बहुत सारे कानून और जुड़ जाएंगे, बोलना पड़ता है, बार बार वोट डालना पड़ता है। अच्छा, जो दूसरा कानून है थोड़ा सा भी आप कुछ करिए, देखिए कितनी करते 107 और 151 NSA और विशेष जन सुरक्षा जल्दी लग जाता है बोलते और फिर उसमें आप अपने इनोसेंस को प्रूफ डिफाइन किया, उसको इतना वेगली डिफाइन किया गया है कि उसमें कोई भी, जैसे उसमें विधि द्वारा जानी नहीं चाहते, मतलब ये इस तरह की जो धाराएं क्या अपने विधिक काम कर रहे किसी अधिकारी के काम को रोकना। अब देखिए ये सब इस तरह के जो उसमें जो विधि विरुद्ध गतिविधि है, उसमें एक ही दो प्रावधान ऐसे हैं जो वास्तव में हिंसा से या हथियारों से या बम बारूद से संबंधित, एक दो ही। बाकी जितने हैं, बाकी जितने उसमें विधि विरुद्ध गतिविधियों का विवरण दिया गया है वो साधारण हम लोग जो विरोध की एक आंदोलनों के दौरान, संघर्षों के दौरान जिस प्रकार का विरोध होता है उस तरह की चीजों को विधि विरुद्ध बताया कि टेंडेंसी टू इंटरफेयर विद पीस, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, propagated tendency to interfere with the working of duly elected government। इस तरह की ये जो चीजें हैं इसके लिए ऑलरेडी आपके पास IPC में बहुत धाराएं हैं, आपको उसके लिए कोई, ये मैं एक्चुअली इसी को दिखाने के लिए आपके देखिए ये माइनिंग होने वाली है और जशपुर को दीदी देख लीजिए, सिर्फ वहां नहीं है, ये सब सीमेंट वाला बेल्ट है, तो यहाँ का सब खनिज, और अभी तो बाकी जगहों पे हुआ नहीं है, बाकी जो सफेद जगह है वो खुशबत हुई है, वहां अभी तक हो नहीं पाया है ठीक तरह से जांच पड़ताल, वहां की अभी एप्लीकेशन नहीं आया है, आवेदन नहीं है अभी कुछ तो मैं ये कह रही थी कि ये गतिविधियों को भी बहुत वेग ढंग से डिफाइन किया है जिसमें किसी भी प्रकार की विरोधी गतिविधि हो सकती है। उसमें विधि विरुद्ध संगठन को भी बहुत गलत ढंग से डिफाइन किया है। उसमें जो पेनल्टीज का सेक्शन है, सेक्शन 8, उसमें आप देखिए अगर आप 2, 3, 4, 5, 7 मतलब अलग अलग जो मतलब उसी काम के लिए आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 7 की। दूसरी बात, उसमें किसी में सैंक्शन की जरूरत है, किसी में सैंक्शन की जरूरत नहीं, तो आपको सैंक्शन मिल गया तो भी कर लो, नहीं मिला तो भी कर लो। फिर सबसे कठिन बात है मेंस रिया। क्रिमिनल लॉ में हम सबसे महत्व देते हैं मेंस रिया कि भाई मानसिकता क्या है, क्यों कोई अपराध किया गया, मेंस रिया की आवश्यकता। इसके पहले भी काला कानून को भी जब चैलेंज किया गया था, मेंस रिया के ऊपर चैलेंज किया गया था कि जहां पर इंटेंशन या नॉलेज की जानकारी और आशय जहां पर नहीं सम्मिलित हो अपराध में, उस जगह पर आप कैसे उसको कैसे अपराध लगा सकते हैं, एक प्रश्न। वहां पे आप देखिए बिल्कुल मेंस रिया है ही नहीं, मेंस रिया है ही नहीं वहां। इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई है कि जो दर्जी वर्दी सीट दे रहा, अब उसको पता नॉलेज है कि नहीं, इंटेंशन है कि नहीं, कुछ भी होती है। जिस आदमी ने कपड़ा बेचा वो भी जेल जाएगा, उसको भी पता नहीं। अब एक व्यक्ति है गाड़ी रखता है, किसी ने किराए में मेरी गाड़ी ले ली, अब मुझे क्या पता वो किराए किसने ली, उसने चाबी मैंने कर, उसमें मेरा नॉलेज मेरा इंटेंशन दोनों बातें नहीं। तो इस तरह का अगर कानून हमारे छत्तीसगढ़ में चलेगा तो उसमें होगा ये कि आप देखिए कि कम से कम ये जो बस्तर दंतेवाड़ा के क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग जेलों में हैं, इस कानून के अंदर क्या क्या देंगे, खाना खिलाना, रास्ता दिखाना, मीटिंग में भाग लेना, ये ऐसी चीजें। अच्छा, उसमें नॉलेज इंटेंशन दोनों ही है।
साधारण ग्रामीण लोगों के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लास्ट में एक दो पॉइंट्स, एक तो ये कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं विशेष रूप से बस्तर कि वास्तव में वहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काफी सीरियस फेलियर है। बार बार ग्रामीण लोगों की बातें आती हैं कि देखिए सुरक्षा बल के लोग आते हैं और जो भी होता है पकड़ते हैं। अब उसमें जो परिस्थिति है निर्मित हो रही है कि क्या है, जितने एफआईआर होते हैं नक्सली वारदात वो तो अज्ञात लोगों के खिलाफ होते हैं। अब आपको जो मिला जिसने आपको लगा दिया, आप लोग तो जानते हैं, वकील हैं जानते हैं, इसी तरह से हो। अब वहां पर जरूरत ये है कि जो जुडिशरी है वो एक स्वतंत्र एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र एक मानसिकता है। एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी बल लगाना, चाहे किसी को गिरफ्तार करना, वो अपना काम कर रहा है। आप अपना काम करिए, आप उनका काम मत करिए, आप अपना काम करिए। आपका काम नहीं ये देखना कि भाई ये अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन ये जो बूढ़ा 60 साल का व्यक्ति मेरे सामने लाया जा रहा है, क्या वो वास्तव में ऐसा कमांडर हो सकता है जिसने थाने को विस्फोट किया है? मेरे को तो ये देखना है ना, मुझे ये नहीं देखना कि ये मामला बहुत गंभीर है इसलिए ये जो व्यक्ति जैसा भी हो उसको अंदर ही, ये मानसिकता नहीं हो सकती। और यहीं पर सवाल ये आता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक तरफ जब होता है, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये हमारे संविधान में लिखा है और इस चीज की रक्षा करना जुडिशरी का काम। तो जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, लाया गया सामने, तो क्या मजिस्ट्रेट उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लाया गया, आपकी कोई मारपीट तो नहीं हुई, क्या स्थिति है? अच्छा, उसमें बताया गया उनसे ये बरामद हुआ। मजिस्ट्रेट का काम है कहना कहाँ है भाई दिखाओ। ये सही बात है कि उनके ऊपर मजबूरी नहीं होती उसी समय दिखाना, लेकिन मजिस्ट्रेट मान सकते हैं कैसे कि अभी दिखाइए। अगर इतना ही काम सरगुजा और दफ्तर में करना शुरू कर दे, आगे केसेस दिखाओ तो दिखाई नहीं पाएंगे उनसे क्या बरामद हुआ। अब वो व्यक्ति क्या बेचारा कठिन अपराध में जेल, तो अब तो उसके लिए गार्ड नहीं है, बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में, तो अब चल ही रहा है। अब उसका घर वाला उसको जाके मिल नहीं सकता, उसके पास पैसे भी नहीं है, उनके लिए लीगल एड के लॉयर लग गए। अब लीगल एड के लॉयर लग गए, लेकिन प्रावधान ऐसा जेल में बना दें कि अगर नक्सली अपराध के आप किसी व्यक्ति से मिलने जाओगे, आपका फोटो खींचा जाएगा, उसको रजिस्टर में चिपकाया जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा। अरे आप खुद अपराधी जैसा लग रहा है, तो वकील है भाई, तो वो जाना नहीं चाहते, तो आप जाके उसकी कहानी नहीं सुन सकते, वो आके आप अपनी कहानी आपको नहीं बता सकता, उसके घर वाले आकर के नहीं बता सकते, तो उसका डिफेंस आप कैसे करेंगे? तो जो गंभीर अपराध उसके ऊपर है ऐसा, अब लास्ट में जाके 5-6 साल बाद जब वो रगड़ेगा जेल के अंदर और कोई एविडेंस निकलेगा नहीं, तो अंतिम होगा एविडेंस तो ही नहीं उसके खिलाफ। लेकिन वो पीरियड जो जेल में अपने आप में सजा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसके लिए थोड़ी जरूरत है कि हिम्मत के साथ, अभी तो स्थिति ये हो गई है कि इन क्षेत्रों में तो लोगों ने बेल एप्लीकेशन मूवी करना पड़ता है, बेल एप्लीकेशन तो रिजेक्ट करती क्या करना। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग हिम्मत करें कि बेल को यहाँ भी करें, हाईकोर्ट पे भी करें, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है वो गरीब आदमी किसी तरह से हम ले जाके सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे केसेस को डॉक्यूमेंट, और जैसे जस्टिस गामली आ रहे ऐसे जस्टिसों को दिखाएं, देखिए ऐसे केसेस चल रहे हैं इसमें बिल्कुल साधारण ग्रामीण लोग जो हैं वो जेलों में पड़ेंगे। इस ऐसा अगर हम उनकी मदद ले सके कि आप इसमें क्या करें, कोई PIL करें या कोई कमीशन बैठाएं या कोई रिव्यू के लिए कुछ अथॉरिटी बनाएं, या कैसे करें ताकि इन लोगों को बहुत सारे NHRC ने गाइडलाइंस दी हुई हैं कस्टोडियल अरेस्ट के बारे में, वाउचर के बारे में, राउटर्स के बारे में, सबका हमको अध्ययन करना चाहिए। और हम जानते हैं कि अभी वो कागज में ही है, वो कुछ भी लागू नहीं हो रहा है, सभी लोग इस बात को, लेकिन उसको लागू कैसे करें? वकील समुदाय से बेहतर कोई समुदाय नहीं है जो इसके लिए प्रयास कर सकता है। तो मेरा ये आशा है कि हम लोग सब लोग मिल करके इन सब कठिन जटिल समस्याओं का कुछ समाधान
मिल के सोचे। और भले हम अलग अलग व्यवसाय करते हैं या, लेकिन कुछ मामलों में हम लोग कोऑपरेट करके एक दूसरे की मदद ले करके अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो वास्तव में छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार उन्होंने यहाँ पर भूमि अधिग्रहण कानून बाइंडिंग और लॉ का इतना अच्छा बोध दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं अधिवक्तागण एडवोकेट पवन पांडे और एडवोकेट राकेश सिन्हा को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि वे अपने सत्र को बैनर करें। एडवोकेट पवन पांडे जी, एडवोकेट राकेश सिन्हा जी। उपस्थित सुधा जी, नमस्ते। और उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का क्रांतिकारी साथियों, हम लोगों को जो मुद्दा दिया गया है कि किस तरीके से पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्स है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है। इस पर जो मेरा अनुभव है, जो मेरे विचार है, उनको मैं आपके साथ बांटूं। बिल्कुल सामान्य तरीके से चलते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे बातों पे पुलिस क्यों अटकी है और कहाँ पे अटकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में जो सीआरपीसी में प्रावधान है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश है, उसको पुलिस गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने से पहले आप उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को ये सूचना देंगे कि ये मामला है, इस मामले के तहत हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, आप सूचना ग्रहण कीजिए। हम लोग यहाँ पे एडवोकेट्स लोग बैठे हैं और सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। हम लोग इस बात को देखते हैं कि पुलिस इन बातों को बिल्कुल नहीं मानती है। और अगर आप थाने में जाकर बोलते हैं देखिए आपको 24 घंटे के अंदर इसको पेश करना है या आपने कोई सूचना नहीं दी, तो वो पुलिस थाने में बहुत बेशर्मी से बोलती है कि थाने में कानून की बात नहीं चलेगी, थाने में कानून का बात नहीं। ये एक बात। इससे भी ध्यान में बात क्या है, गिरफ्तारी को सूचना नहीं देंगे, 24 घंटे में पेश नहीं करेंगे और एक काम और करेंगे, आरोपी के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी थाने में बैठाएंगे और जैसा चाहेंगे वैसा उनसे मेमोरेंडम लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम थाने में मारेंगे, उल्टा निकाल के मारेंगे, तो तारीफ करेंगे। ये सारी बातें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, कंप्लीट आदिवासी माहौल में मिला है। गांव में पुलिस घुसती है तो गांव में हड़कंप मच जाता है, तो पुलिस आ गई पता नहीं क्या होगा। जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में लोग पुलिस को देख के खुश होते हैं कि ये पुलिस है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन हमारे देश में हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे देश में पुलिस को देख के डर लगता है, पुलिस को देख के भय हो जाता है। अब अपन इसमें ये बात बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पुलिस ऐसा क्यों करती है, आखिर पुलिस को इसकी जरूरत क्या है। तो मैं जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैं महसूस करता हूं कि प्रशासन वही करता है जो उसको शासन ने करने के लिए कहा है। प्रशासन की कोई हैसियत नहीं होती। अगर शासन प्रशासन से कहे कि गैर संवैधानिक काम नहीं करोगे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करोगे, तो इनकी हैसियत नहीं है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेंगे और गैर संवैधानिक काम करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि शासन क्यों बोलती है पुलिस को या प्रशासन को
नौकर साहब को आम पब्लिक में अपना दहशत मचा के रखो। तो अभी सुधा जी ने दिखाया, कसूर से आदरणीय दीदी उन्होंने बताया जो विस्थापन चल रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, हमको जनता में इतना दहशत रखना है कि अगर 100 लोग खड़े हैं और वहां फोर्स पहुंच गए तो एक बार तो सबके कदम पीछे हट जाए। तो ऐसा करो कि प्रशासन का दहशत आम जनता में डालो। अब शासन ऐसा क्यों करवाता है? क्योंकि शासन जिसके इशारे पे चलता है, शासन जिसका मुखौटा है, वो हम सारे लोग जानते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उनके दलाल पूंजीपति जो शासन चलाते हैं, खुद कुर्सी में नहीं बैठते हैं, अपने चमचों को कुर्सी में बैठाते हैं और अपने मन मुताबिक काम करते हैं। मैं आपको अपने ऊपर बीता एक घटना बता रहा हूँ। जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ लड़ने वालों से ये लोग दुश्मनी ले लेते हैं, जैसा अभी माननीय ममता पाटिल ने बताया, ह्यूमन राइट्स के लोगों को बोलेंगे कि मानिश है। 98 में एक व्यक्ति था, जेल से छूटा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनके ऊपर ऑफेंस था तो मानुष थे। उनको पुलिस ने, वो जेल से छूटे, उनको पुलिस ने उठाया और गोली मार दिया। उस समय मैं बहुत छोटा था। आप लोगों को ये बता दूं कि अमरनाथ पांडे मेरे बड़े भाई हैं, जो एक घर में ही रहते हैं। मैं बहुत छोटा था, उसके परिजन आए, भैया ने उनके खिलाफ अमरनाथ पांडे की उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर। उसी दरमियान एक हादसा मेरे साथ घट गया। हम लोग 8-9 लड़के, उसमें उम्र रही होगी 18-19 साल, एक जगह नहाने गए। सब कोई मिले, चलो भाई नहाते हैं। उसमें दुर्भाग्य से मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था अनिल राय, वो पानी में डूब गया और मर गया। उसमें मर कायम हुआ, जांच शुरू हुई, उसका रैंडम भेजा गया। उसमें रिपोर्ट आ गया कि इसकी मृत्यु जो है वो पानी में डूब के हुई है, मामला नस्ली हो गया। इधर कार्रवाई चल रही थी उस फ्लैट एनकाउंटर पे। उस समय वहां पे एसपी था एसके पांडे और कलेक्टर था राजेश द्विवेदी। अमरनाथ पांडे जी को उन्होंने ब्लैकमेल किया कि देखिए, उस समय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट था और कुछ कार्रवाइयां होती थी लिखने में। अभी तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा सही है। उन्होंने कहा देखिए आप इस पर कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, नहीं तो आपके भाई के केस को 300 में बदल रही है। चूंकि हम लोगों की जानकारी में आ गया था कि भोपाल से रिपोर्ट आ गई है कि डूबने से मौत हुई है, तो हम लोगों ने उसको मान के नहीं किया था, चलो ठीक है जो करवाएंगे। पुलिस ने नीचता का वो हद भर दिया। उसने उस बैकअप रिपोर्ट को जो आई थी उसको गायब कर दिया और बैकडोर से फर्जी तरीके से दूसरा बैकअप रिपोर्ट ले आए कि ये डूबने से मौत नहीं हुई है। और मेरे ऊपर 302 का मामला पंजीबद्ध, मैं और मेरे 8 साथियों को। उसमें मैं 18 साल की उम्र में बिल्कुल निर्दोष होते हुए 45 दिन जेल में था और 6 महीने फरार था। वो मुकदमा चला 2010 में 1 सितंबर को मुझे उस केस से कन्विक्शन हो गया। इस दरमियान सूचना का अधिकार कानून आया और कुछ अच्छे संबंधों के चलते हमने जो फर्स्ट बैकअप रिपोर्ट था जिसमें रिपोर्ट आया था कि ये मृत्यु डूब के हुई है, उसको हासिल कर लिया। और वही फर्स्ट रिपोर्ट जो हमारे हाथ में आया, इसके चलते मैं बेल पे हूँ और आप लोगों के सामने रहता हूँ। और वो तलवार अभी भी मेरे गर्दन पे लटक गई है और मैं रोज उसका नाम से करता हूँ। इस दरमियान हम लोगों ने हमारे सीनियर के नेतृत्व में जो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, जितने भी फ्लैग एनकाउंटर हुए, बलात्कार हुआ, पुलिस वालों ने किया, उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। 8-10 मुकदमे हुए, 2-3 बार मेरा जेल आना जाना पड़ गया। अब तो आदत हो गया, कभी कोई अपराध नहीं किया और जेल आना जाना चलता रहता है। लड़ते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। कभी कभी मन तो होता है कि क्या करें यार, जिंदगी खराब हो जाएगा, फिर सोचता है नहीं, हर कोई ऐसा ही बोलता है काम कैसे चलेगा, चल पड़े हैं तो मंदिर तो पाएंगे। साथियों मेरा यही कहना है कि जो पुलिस एट्रोसिटी है और जो आर्म्स फोर्स की एट्रोसिटी है, उसको आप ये मत समझिए कि पुलिस वाले अपने मन से कर रहे हैं।
ये एसडीएम अपने मन से कर रहा है, ये एसपी अपने मन से कर रहा है, ये कलेक्टर अपने मन से कर रहा है। ये शासन के इशारे पे सब होता है और शासन को इशारा करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति। लेकिन हम लोग सरगुजा में ये कह सकते हैं कि लड़ाई हार गए या जीत गए। 8 पुलिसकर्मियों पे साइकिल कंपनी के मामले में हत्या का अपराध दर्ज हुआ, हम लोगों ने लड़ाई जीता और छूट पे भी आया, हमारा तो बहुत सारा मुकदमा हुआ। लेकिन हम कमजोर कहाँ पे पड़ गए? हमारी संख्या कम थी। अगर हमारे पास एक संगठित संख्या हो, हम गरीबों कैसे कानून जानते हैं और कानून का कंप्लायंस कैसे कराया जाता है वो जानते हैं। अगर हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो तो हम इस 2 ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसको इन प्रकार किसी न किसी तरीके से रोकने में सफल होंगे ही। बशर्ते हम इसका प्रयास करें कि हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ें और लड़ेंगे तो जीतेंगे। हमारे साथी यहाँ पे कुछ देर पहले बैठे थे, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील सुनने हैं, हाई कोर्ट के वकील के पास है। उनके इस बात का मैं बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सुन लीजिए माननीय विद्वान महोदय, वकील वकील होता है, कोई तहसील का नहीं होता, कोई डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता, कोई हाईकोर्ट का नहीं होता, कोई सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता। जो कानून नहीं जानता है और काला कोट पहन लिया है वो वकील नहीं है, और जो कानून जानता है और काला कोट पहना है वो वकील है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का। इन्हीं बातों के साथ मैं बातों को विराम देता हूँ। हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनके ऊपर अनेक प्रकार से दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह से वो कमजोर पड़े और उनका जो संगठन है या उनके कार्य करने का तरीका है वो कमजोर हो और जो न्याय का जो उद्देश्य है वो विफल हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि श्री अमरनाथ पांडे जो हमारे सीनियर है उनके द्वारा उनके साथ में जो सरगुजा जिले में जो मानव अधिकारों का हनन हुए हैं, जो गलत लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ जो हमने लड़ना चाहा तो हमें किस तरह से विघटित करना चाहा गया या हमें कमजोर करना चाहा। उन्होंने बारी बारी से सबसे पहले उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि सीनियर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, एट्रोसिटी एक्ट उनको लगा दिया, वो हटे। उसके बाद फिर प्रत्येक व्यक्ति पर धीरे धीरे उन्होंने मामला दर्ज करना शुरू किया। जब धीरे धीरे मामला दर्ज होने लगा उनका ये उद्देश्य था कि जो हमने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो मामला दर्ज करने के लिए जो परिवार पेश किया है वो विफल हो गया। इसी तरह से उसमें हमें सफलता मिली, 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और सभी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि वो हमेशा कमजोर करना चाहते हैं अपराधियों को कि वो मानव अधिकारों की बात न करें। मेरा ऐसा निवेदन है कि एक ऐसा संगठन बने जो जमीनी स्तर पर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण मिले और उन्हें उत्साह मिले और साथ ही ऐसा कार्य करने का एक गाइडलाइन मिले कि आप ऐसा गाइडलाइन कीजिए, आप इस पर काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके खिलाफ जो मामले दर्ज नहीं होंगे आपको कोई अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता के हित में होगी और जो मानव अधिकार से जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लोग आगे आएंगे। मैं इतना करना चाह धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद पांडे जी। और लंच के लिए यहाँ से वैल्यू है, सभी लोग लंच के लिए तो आप लोग को देना चाहता था कि आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बीच में घूम रहे हैं, उसमें कृपया आपका नाम और रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए ताकि हमको ये पता चल जाए कि रहने के लिए आप लोग के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का
वो वन क्षेत्र में आता है। और इस पे काफ़ी समय से ये बात चले आ रही है कि वन अधिकार लोगों में समझ विकसित करने की बात आ रही है कि वन अधिकार असली में होता क्या है, कि जो कानून जो इसके ऊपर बना है 2005 में जो लागू हुआ 2006 से, वो उस अधिकार को मानता है कि ये अधिकार पहले से था और उसको वो केवल मान रहा है, ऐसा नहीं कोई नया अधिकार दे रहा है। तो इस पर काफ़ी समझ विकसित करने की बात होती है। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सिस्टर सेफ्टी को और साथ ही साथ अरुण शुक्ला जी को, जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथ हैं और सरगुजा में कुछ महीने पूर्व छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के बैनर के तले एक बहुत बड़ा मार्च किया गया था सरगुजा के विभिन्न गाँव में जाके कि वन अधिकार कानून क्या है, वहाँ पर जानकारी देना और कितने कितने पट्टे बांटे गए हैं इसके पूरा थोड़ा सा एक सर्वे करने में भी कोशिश की गई थी, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ। और उसके बाद एक बहुत ही विशाल जनसभा आयोजित की गई थी सरगुजा में, जिसके बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक जिसके रिजल्ट आए हैं। तो साथियों, स्टार्ट करना चाहूँगा मैं सिस्टर सेफ्टी से कि वो अपनी बात रखें और जशपुर के परिप्रेक्ष्य में और जो भी उनको वन अधिकार कानून के बारे में जो अभी तक उन्होंने देखा है अपनी एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। वन अधिकार अधिनियम की बात करें तो जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ की बात अरुण शुक्ला जी ने की, जशपुर जिले में कानून नाम मात्र का कानून रख गया है, इसको भी इन्होंने नियम की तरफ माना और 2006 में नहीं लेकिन 2008 में नाम मात्र का फॉर्मेट निकाला, जबकि नियमानुसार वन अधिकार अधिनियम जो कहता है जो जनजाति व्यक्ति है वो 2005 ईस्वी से लगातार इस क्षेत्र में जो वन भूमि है उसको उनका पट्टा मिले और उसका अधिकार बने। और जो परंपरागत वन निवासी है जो जनजाति का व्यक्ति नहीं है लेकिन जिसकी 2 पीढ़ी तक की तीसरी पीढ़ी अभी यहाँ है 70 वर्षों तक जो व्यक्ति रहता है, तो परंपरागत वन निवासी के हैसियत से उसे भी अपने कब्जे के पट्टे के लिए पट्टेदार बनने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन इन्होंने न तो व्यक्तिगत पट्टा और न सार्वजनिक संपत्ति का पट्टा है जो काम बांटा और बांट भी दिया दूसरे लोगों को, वन क्षेत्र के लोगों को। जिस समय वन अधिकार बना था उस समय के वन भूमि के क्षेत्र के लोगों के लिए थी और जो अभी के लोगों में रहते हैं उनके लिए भी, और समय सीमा निर्धारित कर दिया 30 वर्ष के भीतर। जबकि ये कानून कहता है कि जब तक ये नियम अधिनियम जो बन गया है तो जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है ये फॉर्म या अंतिम व्यक्ति नहीं बन जाता है इस कानून का, तब तक उसको अधिकार को इस अधिनियम को जारी रखना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1 महीने का अवधि देकर फॉर्म जमा किया गया और उसमें भी पट्टे के लिए आवेदन सिलेक्ट किए गए, छोटी छोटी खामी निकाल करके उसे काट पीट किया गया। और लगभग मेरी जानकारी में मैं जिस ब्लॉक में रहती हूँ ब्लॉक में उसमें 3000 तक के पट्टे के आवेदन सबमिट हुए थे, उसमें से मात्र 300 लोगों के लिए पट्टा मिला और बाकी के कुछ खरीद कर दिया गया। और अभी फिलहाल हमें झारखंड से वन अधिकार अधिनियम की बुकलेट लाए और गाँव में बात कर पुनः कलेक्टर से मिलने के बाद ज्ञापन सौंपने के बाद फिर से एक बार पट्टे के आवेदन फॉर्म बांटने का आदेश किया था। इस समय जनजातियों के लिए और व्यक्तिगत और सामूहिक पट्टे के लिए फॉर्म वितरित हुआ, वो भी समय सीमा के अंदर जमा कर दिया गया और वन भूमि में व्यक्तिगत को कुछ हद तक मिला है किंतु सामुदायिक वन अधिकार के एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किए गए। इसलिए अभी तक हमारे जिले में किसी को भी सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम का दावा जो था
एक ये सरगुजा का केस था और उसमें एक व्यक्ति कुछ लोगों के वन अधिकार जो कानून है उसके अंदर अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवेदन जो वहाँ का ग्राम सेवक है उनके सामने वो लेके गए, क्योंकि उन्हीं को ये दिया गया था कि ग्राम सेवक जो भी एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे अपने स्तर से और उस ग्राम का। और उसके बाद हुआ ये कि जो ग्राम सेवक थे वो लोगों के फॉर्म भरने के लिए कुछ पैसे मांग रहे थे। तो ये जो व्यक्ति गए वो 5 लोगों के फॉर्म लेके गए थे और उनको सुबह जब ये उस समय की बात है जब बुआई वगैरह का समय चल रहा था, बुआई कटाई का समय चल रहा था, तो सब लोग में जो 5 लोग थे वो अपना सब काम छोड़ के गए थे। उनको सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक बैठा दिया और उनको बोल रहा था केवल तुम रुको और जबरदस्ती उनको रोके रखा। और जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया सुबह से शाम तक, वो थोड़े से हताश भी हो गए कि जबरदस्ती हमें क्यों रोका जा रहा है। तो ये व्यक्ति ने जब पूछा कि हमारा फॉर्म क्यों नहीं ले रहे हो, उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। तो उसका फिर पुलिस के पास जाके उन्होंने कंप्लेंट किया। गाँव वालों के बीच बचाव के बाद उन्हें बचाया गया था और उसके बाद जब वो पुलिस के पास गए अपना कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो पुलिस ने शुरू में तो कुछ एक्शन नहीं लिया, बाद में उनको मेडिकल के लिए ले गए। और दूसरे दिन जब उन्हें पता चला कि कोई FIR या कोई भी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में नहीं हुई है, तो उन्होंने SDO को भी चिट्ठी लिखा कि मेरे जो केस है उसमें उचित कार्रवाई की है। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ कानूनी काम में बाधा डालने का उनके ऊपर केस डाल दिया गया। फिर उनका निचली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की गई। फिर वो हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट ने उसे फिर से रेमिट बैक कर दिया देखने के लिए। तो ये परिस्थिति तो सिस्टर सेफ्टी के बाद से मुझे केस याद आया। साथ ही साथ धमतरी जिले का कुछ समय पहले मैं वहाँ गया था और मैं थोड़ा सा अपना खुद का भी परिस्थिति जानने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मुझे पता चला कि जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज है, जो वन अधिकारी हैं, उनको भी कुछ NOC वगैरह का कुछ टेक्निकल कोई चीज़ रहता है, उस कारण से भी काफ़ी सारी चीज़ें रुकी हुई है वहाँ पर। उसको बढ़ाने की बात आम जनता जो वहाँ की है, जिन्होंने आवेदन अपने दिए हुए हैं, वो बढ़ाने की मांग कर रही है, पर वो तकनीकी खामियों के कारण, कुछ तकनीकी बातों के कारण उनके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो इतना कहते हुए मैं अभी आलोक से अनुरोध करूँगा कि क्योंकि वो काफ़ी समय से वन अधिकार के ऊपर काम कर चुके हैं, तो अपना जो उनका फील्ड में जो भी समझ है उसको हमसे बांटे। सभी जो इस सत्र में वन अधिकार कानून की बात करते हैं, हमें एक बार देखना होगा कि कानून क्यों बना, किसलिए आया। ये कानून कोई केंद्र सरकार ने ना तो उपकार किया आदिवासियों के ऊपर, इस देश के ऊपर, ना जंगल में रहने वाले गैर आदिवासियों के ऊपर। जो एक लंबा संघर्ष था आदिवासियों का कि जंगल जमीन हमारा है, हम इसके मालिक हैं, और इसमें कई देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने शहादत दी है। उसके बाद ये कानून जो है बना, केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया और इस कानून की शुरुआत में लिखा हुआ है कि हम ये मानते हैं कि आज इस देश में आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, अतः हम इस भूल को सुधारते हुए कानून लेके आ रहे हैं। तो जिस कानून का एक इतना बड़ा एक महत्व, जिसकी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए हम कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन जब ये कानून के क्रियान्वयन के हम पार्ट को देखते हैं तो फिर हमें वही दिखता है कि पुनः एक ऐतिहासिक भूल की जा रही है उसके क्रियान्वयन में, क्योंकि कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति इस कानून के क्रियान्वयन में नहीं है। साथ ही इस कानून को दो तरीके से हम मुख्य रूप में बांट सकते हैं। दो एक महत्वपूर्ण भाग इस कानून के, एक भाग ये कहता है जो काबिज व्यक्ति है 13 दिसंबर 2005 की सीमा तक जो काबिज व्यक्ति है उसको उसकी काबिज जमीन का अधिकार तब तक दिया जाएगा। यहाँ पट्टा की जगह जो अधिकार तब तक की बात कही गई है। गैर आदिवासी के लिए उन्होंने 75 साल यानी 3 पीढ़ियों की बात कही कि 3 पीढ़ियों तक काबिज होगा, और वो काबिज जो जमीन है वो 10 एकड़ की सीमा तक, आप जितनी जमीन पे काबिज हो उतनी जमीन का अधिकार तब तक आपको मिलेगा। 10 से ज्यादा होगा तो आपका काट दिया जाएगा। लेकिन जहाँ विवादित जमीन है, जहाँ पे जमीन डिस्प्यूट है, वहाँ ये सीमा भी लागू नहीं होगी।
जितनी जमीन के आप काबिल हैं आपको मिलेगा। दूसरा इस कानून का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे हम कानून की आत्मा कहते हैं, वो है सामुदायिक अधिकार। ये कानून कहता है क्योंकि आदिवासी ने कभी भी पट्टे की या जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी। आदिवासी हमेशा ये कहता है कि हम इस क्षेत्र के मालिक हैं, वो टेरिटरी की बात करता है। इसीलिए इस कानून में भी ये बात आई कि जो सामुदायिक अधिकार कहता है कि वन अधिकार कानून के तहत जो सामुदायिक अधिकार उसमें ये कहा गया है कि गांव की ट्रेडिशनल बाउंड्री मतलब परंपरागत सीमा के अंदर के जो भी क्षेत्र है उसका मालिक गांव समाज होगा, ग्राम सभा होगी। मतलब वो पूरा क्षेत्र, उसमें आपका जंगल भी है, उसमें जमीन भी है, उसमें तमाम रिसोर्सेज भी है। लेकिन जब हम पूरे देश में, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, पूरे देश में जब हम देखेंगे सामुदायिक अधिकार की कहीं बात नहीं की जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे सिर्फ व्यक्तिगत अधिकार की बात की जा रही है, सामुदायिक अधिकार की बात कहीं नहीं हो रही। जबकि इस कानून की मूल जो भावना है, मूल आत्मा है कि सामुदायिक अधिकार लोगों को दिया जाना चाहिए। लेकिन कानून को एक पट्टे की लड़ाई, एक जमीन के टुकड़े में बदल दिया गया। ना तो छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन में हम देखेंगे कि सामुदायिक वहां लोगों को देखने भी नहीं मिले। यदि पूरे छत्तीसगढ़ के हम थोड़ा सा क्रियान्वयन की स्थिति को, जैसे मोदी जी ने कहा जसपुर में हो रहा है और एल्बम भाई ने कहा केस स्टडी में, पूरा पूरे छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि इस कानून को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। कानून की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो आदिवासी विकास विभाग की नोडल एजेंसी है। लेकिन वन विभाग जो उसने इतना अड़ंगा लगाया है क्योंकि वन विभाग अपने आप को एक मालिक बना के बैठा हुआ है। उसको लगता है कि जंगल के मालिक हम हैं, जो उसकी उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी जमाने से। तो वन विभाग को लगता है कि ये कानून हमारा दुश्मन है, यदि हम जंगल को लोगों के हाथ में दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा। और उसके बाद फिर हमें पूरी राजनीति देखनी होगी, जो रेड क्रॉस की राजनीति है, जो कार्बन ट्रेडिंग का पैसा है, जो बड़े पैमाने पर जंगल इलाके के जो पैसा आ रहा है, यदि वो जंगल लोगों के हाथ में जाएगा तो पैसा वन विभाग नहीं ले पाएगा, सरकार नहीं ले पाएगी और जंगल को कंपनियों को भी नहीं दे पाएंगे। तो एक बड़ी राजनीति पूरे जंगल इलाके में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के यदि हम थोड़े परिदृश्य को देखें वन अधिकार कानून के तहत, तो जब ये कानून 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ, लागू होने के बाद इन्होंने समय सीमा जारी की कि समय सीमा में हम कहेंगे। कानून कोई समय सीमा की बात नहीं करता जब तक अंतिम, क्योंकि कानून हमेशा जिंदा रहता है, कानून हमेशा लागू रहता है। जब तक हर व्यक्ति को इसका लाभ नहीं होगा कानून को आप बदल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक टाइम बाउंड बना दिया कि इस टाइम में ही क्रियान्वयन होगा, इतने समय से इतने समय तक आपको फॉर्म देना होगा। छत्तीसगढ़ में 4,98,000 टोटल दावे व्यक्तिगत किया है और 4,98,000 में से लगभग 55-56% दावों को निरस्त कर दिया गया। सिर्फ 2,13,000 अधिकार पत्र लोगों को बांटे गए। उसमें भी जितने भी अधिकार पत्र बटे हैं उसमें यदि कोई व्यक्ति काबिज यदि 5 एकड़ में तो उसको मिला 1 एकड़, 2 एकड़ में काबिज है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मिला होगा। इसके प्रचार प्रसार को लेकर कहीं कोई बात नहीं, तमाम फंड इसको लेके आया। इवन ये एक्ट के लिए कहता है कि आप कंसोलिडेटेड फंड कॉलेज भाई उसको अच्छे से बताएंगे, उससे भी आप इसके लिए पैसा ले सकते हैं। लेकिन कहीं इसका ना कोई प्रचार कोई प्रचार प्रसार इस कानून के छत्तीसगढ़ नहीं किया गया। वन अधिकार समिति है, सभी नियम बना देंगे लेकिन उनका कोई जानकारी नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग हुआ। वन अधिकार समिति को कुछ पता ही नहीं है इस कानून के बारे में, तो कानून का क्रियान्वयन किस आधार पर होगा। इस पूरे यदि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक बड़ी राजनीति जब ये कानून आया तब से हम तमाम जन संगठनों के बीच में बात कर रहे थे कि जो हम दावा फॉर्म भर रहे हैं, दावा फॉर्म के आधार पे लोगों को अधिकार पत्र नहीं मिल रहा है। बल्कि 1980 का एक सर्वे हुआ था जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। 95-96 में एक सर्वे किया था जिसको बिडगार्ड ने किया था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बिडगार्ड होता है, उसने एक सर्वे किया था कि 80 तक के कितने अतिक्रमणकारी उनकी सूची बनाई गई थी। उस सूची में छत्तीसगढ़ की जो संख्या थी वो करीब 2.25 लाख के आसपास थी। उस समय जो जनसंगठन 95-96 में परिषद जैसे जनसंगठन है, उन्होंने इसका काफी विरोध किया था कि विवादित सूची जितने लोगों से कम संख्या में दिखाया गया है। वन विभाग ने अभी क्या किया कि 2005 की समय सीमा को उन्होंने साइडलाइन किया। 1980 की जो बनी बनाई लिस्ट थी उस लिस्ट के आधार पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया। और ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग खुले मंच पे बोल रहे हैं। एक दिन में रायपुर में हम बैठे थे तो महामहिम के साथ एक चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी, यदि आगे थोड़ा सेव करें तो उन्होंने ठीक है। उनके जो लिस्ट सचिव उनके साथ हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। इतने में एक अधिकारी महोदय आया, बोला ये वन अधिकार की बात आप लोग कर रहे हैं, हमने तो 80 करके सब बांट दिए। तो हमने सेक्रेटरी को काम में बताई 80 की बात हो रही है, 13 की बात 2005 की। तो मैं बोला नहीं, मैं गरियाबंद एसडीएम जब था उस समय मैंने 80 तक बांट दिया, आधे
इसको 80 कर रहे हैं। तो राजभवन में बैठा हुआ वो व्यक्ति कह रहा है पूरे रूप से कि हम 80 कर बांट रहे हैं, तो ये कहाँ से फिर 2005 की तो उनको कोई ध्यान ही नहीं है किस तरीके से कानून का उल्लंघन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसीलिए जब हम जमीनी स्तर पे अधिकार पत्र देखते हैं तो यदि कोई व्यक्ति ने दावा किया 5 एकड़ का, लेकिन उसको 1 एकड़ मिला, क्योंकि जो 1980 की जो सूची थी उसमें जितनी जमीन पकड़ा था आदिवासी परिवार वो सर्वे में कम दिखाई गई थी। और उसके बाद तो एक वो सूची का मामला, दूसरा है कि जब 80 में जो जानकारी उस समय थी, यदि किसी परिवार ने 2 एकड़ जमीन पकड़ी है, धीरे धीरे वो जमीन का दायरा बढ़ाता है, परिवार बढ़ता है, तो आदिवासी परिवार या गैर आदिवासी जमीन के दायरे को बढ़ा है। तो 80 में वो 2 एकड़ में काबिज था, लेकिन 2005 में जो है वो 5 एकड़ में काबिज है, लेकिन उसको दिया जा रहा 80 की सूची के आधार पर, इसलिए वो 5 का मान्यता ही नहीं हो रही। तो पूरे कानून का जो उल्लंघन है, इसको लेकर जब कानून बन रहा था, इस कानून पर पूरा डिबेट चल रहा था, पूरा शासन इस बात को कह रहा था कि हम 80 तक मान्यता देंगे। इसको लेकर तमाम जन संगठनों ने संघर्ष किया देश भर के कि 80 तक नहीं, 80 के बाद आपको जिस दिन कानून आया उस दिन की सारी उसको लागू किया जा रहा है 80 के आधार पर। एक खुले रूप से उल्लंघन कानून का जो है किया जा रहा है। दूसरी जब सामुदायिक दावा की हम बात करते हैं, शासन ने कहा कि हमने 500 सामुदायिक दावे दिए हैं, 500 दावे दिए हैं, 2 एकड़ के 3 एकड़ के, इन्होंने जो टोटल उसमें जो जमीन का रकबा दिखाया है पर सामुदायिक दावा 2 से 3 एकड़ आ रहा है। और वो भी किस गांव में दिया है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह हम जाते हैं, घूमते हैं, संगठनों से पूछता हूँ कि भैया बताइए कि सामुदायिक दावा किस गाँव में। ये कहता है कि आपको पूरी ट्रेडिशनल बाउंड्री के तहत आपको देना है, उस पूरे जंगल पे उसका मालिकाना है, और सिर्फ मालिकाना नहीं है, उसको 3 महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। उसको उसके उपयोग का अधिकार दिया गया, उसके प्रबंधन का अधिकार दिया गया, उसके मैनेजमेंट का अधिकार दिया, उसके पुनरुत्पादन का अधिकार दिया गया। जब ये तमाम अधिकार यदि ग्राम सभा या ग्राम सभा की कोई समिति को दिया गया है, तो वन विभाग का यहाँ कोई रोल नहीं बचता। वन विभाग को यदि जंगल काटना है तो बिना ग्राम सभा के कुछ नहीं काट सकता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक इस कानून में जो बात कही गई वो है बांस की। पहली बार इस कानून में आया कि जो बांस है वो लघु वनोपज में शामिल किया गया। पहले बांस इमारती लकड़ी में टिम्बर के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में इसको जो है घास की प्रजाति में बांस में आया। इसको लेकर कानून में भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी लघु वनोपज है वो तमाम और उसके साथ बांस पे जो अधिकार है वो ग्राम सभा का होगा। गांव के लोग उसको उपयोग करेंगे, बेचेंगे, वो ग्राम सभा के अधिकार के क्षेत्र की बात है। एमओ एक्ट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अपने तमाम जो वन विभाग को एक उन्होंने आदेश दिया प्रदेश में कि जो बांस जो है वो लोगों को ग्राम सभा को सौंपने की प्रक्रिया की जाए। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ दिन पहले, पिछले 10 दिन पहले एक मीटिंग हो रही थी, उसमें यहाँ के PCCF आए थे, वो बैठे थे, मैं उस मीटिंग में मैं अध्यक्ष था, मैं था उस मीटिंग में। तो PCCF ने खुले रूप से ये कहा कि बांस को हम समुदाय के हाथ में नहीं दे सकते। बैठा नेता ने दे दिया होगा, गढ़चिरौली का एक गाँव है जहाँ पे 1 करोड़ का बांस ग्राम सभा ने बेचा है, उसका एक अपना इतिहास होता होगा। लेकिन यहाँ का PCCF वन विभाग बोल रहा है कि हम बांस को नहीं दे सकते, समुदाय के हाथ में देंगे बांस खत्म हो जाएगा। बांस टेक्निकल चीज होती है, बांस को लगाना कब कितना काटना है वो एक टेक्निकल मामला है, आदिवासी को क्या जाना है। वन विभाग को ये समझ में नहीं आता कि जो जंगल आज बचा हुआ है, जितना टेक्निकल आदिवासी जानता है वो वन विभाग नहीं जानता है। लेकिन वन विभाग ये कह रहा है कि हम बांस को तो आदिवासियों को नहीं देंगे। तो पूरे वन कानून की जो स्थिति हुई बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मैं पहले सत्र में भी उस बात को जिक्र किया था कि पैसा कानून जहां किसी भी परियोजना के लिए ग्राम सभा से कंसल्टेशन की बात करता है, इस कानून में उसके और आगे बढ़ के कहा गया कि कंसेंट की बात कही गई कि आपको ग्राम सभा से कंसेंट लेना पड़ेगा। किसी भी आपको यदि लैंड एक्विजिशन करना है तो लैंड एक्विजिशन के पहले आपको ग्राम सभा से कंसेंट लेना पड़ेगा। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कह रहा है। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा आगे बाकायदा सर्कुलर जारी किया कि संबंधित परियोजना के लिए जो लैंड एक्विजिशन होगा उसके संबंध में राज्य सरकार को सर्टिफिकेट देना होगा कि वहां पे जो है कंसेंट और ग्राम सभा से सहमति की प्रक्रिया को किया गया है। दूसरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है जिसको हमें उठाना चाहिए पहले पूरे जो भू अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है कि जब तक मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जब तक वन अधिकार कानून की मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक कोई भी भू अधिग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन हम पूरे छत्तीसगढ़ में देखें जहां जहां लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया है, चाहे वो मान्यता की प्रक्रिया भी नहीं हुई, उसके बावजूद की लैंड एक्विजिशन में धड़ल्ले से जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है। इस पूरे कानून को उठा के साइडलाइन कर दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक ये है कि जिस
डिपार्टमेंट में इसकी नोडल एजेंसी बनाई के आदिम जाति विकास विभाग को इतना दबाव तो जिला विभाग है कि उसकी कोई सुनता ही नहीं है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना हावी हो गया है कि लगता है कि इस कानून का मालिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसलिए लोगों को भी जानकारी नहीं होती। जो फॉर्म है, फॉर्म लेके हम वन विभाग के पास पहुंच जाते हैं, वो वन विभाग है कोई भी मामला कलेक्टर की जो 3 स्तरीय समिति बनी इस कानून में, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, उपखंड स्तरीय समिति जिसमें एसडीएम उसका अध्यक्ष है, जिले लेवल पर कलेक्टर जिसका अध्यक्ष है। मैंने उपखंड स्तरीय समिति में देखा, जिला स्तरीय समिति में देखा कि वहां पे पूरे दावा फॉर्म को ही उन्होंने वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया एसडीएम। आप कर ही नहीं सकते हैं। पर पूरी प्रक्रिया मतलब इतनी उल्टी और गलत तरीके से वन अधिकार की प्रक्रिया चल रही है कि मुझे नहीं लगता कि ये कानून उस ऐतिहासिक अन्याय जिसके लिए ये कानून बना था उसको खत्म करेगा। क्रियान्वयन में पुनः एक ऐतिहासिक अन्याय की प्रक्रिया इस कानून पर की जा रही है। साथ ही इसको लेके अभी एक जो नियम बने थे जो वन अधिकार कानून के, अभी नियम को अमेंडमेंट करने की बात चल रही है और उसको लेके केंद्रीय आदिम जाति विकास विभाग ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसने इसके नियम में संशोधन कर रहा है, नियम 2012 उसको लेके उन्होंने सुझाव मांगे थे और सुझाव मांगने के बाद अभी फिर वो फाइनल प्रोसेस चल रहा है और अभी 1 महीने में उसके नियम फाइनल हो जाएंगे। कुछ नियमों में उन्होंने बदलाव किया है, काफी अच्छा बदलाव है, जो हमें लगता है कि शायद जब फाइनल जो ड्राफ्ट थे फाइनल जब नियम आएंगे तो उसमें बहुत अच्छा होगा। जैसे लघु वनोपज को लेकर उन्होंने कहा कि पहले लघु वनोपज के जो उपयोग का अधिकार और उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए उन्होंने कहा था कि आप बैलगाड़ी या बोझा को नहीं ले जा सकते हैं, बांस को नहीं ले जा सकते। उन्होंने चेक किया कि जो भी स्थानीय उपयुक्त साधन गाँव वालों के पास है वो कर सकते हैं। इस तरीके से नियमों में अभी काफी बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है कि जो नियम आ रहा है अभी उन नियमों के आधार पर थोड़ी सी गति को और आगे बढ़ेगी। इसके साथ एक और चीज को मैं थोड़ा सा आपका एक ध्यान आकर्षित करूंगा कि पिछले 23 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक सर्कुलर जारी किया। वो काफी महत्वपूर्ण सर्कुलर, उस सर्कुलर में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर काफी चिंताएं जाहिर की है। इसकी पूरी परिस्थिति पे उन्होंने चीजों को रखा और उसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए सीएम को, प्रदेश स्तर के चीफ सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्रियों को कि इस कानून के क्रियान्वयन में तेजी लाइए, इस कानून को क्रियान्वयन को शीघ्रता के साथ करें। लेकिन उसका पालन छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि इसको लेके यदि एक साथ जमीनी जब तक एक संघर्ष मजबूत नहीं होगा वन अधिकार कानून तब तक इसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा फैसला बनाना होगा। छत्तीसगढ़ में ये बात कर रहे हैं कि हमने जो अधिकार पत्र दिए हम देश में नंबर 1 पे हैं, लेकिन हमें प्रश्न करना चाहिए राज्य सरकारों से कि हमारी 33% जो है आदिवासी जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ में मिनिमम कम से कम 10 लाख आदिवासी परिवार है जो दावेदार है, मिनिमम की बात करते हैं। तो 10 लाख परिवार में भी आपने 2,13,000 को दिया तो आप नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इन चीजों को भी चैलेंज करना चाहिए हमें और इसको लेके पूरे कानून की जो राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनी है जिसके चीफ सेक्रेटरी महोदय अध्यक्ष हैं, राज्य निगरानी समिति में ऐसे लोग मेंबर हैं। एक सांसद है बीजेपी के, जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा अच्छा मैं समिति का मेंबर हूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो राज्य निगरानी समिति जिसकी जिम्मेदारी है कि आपको मॉनिटर करना है पूरा और विशेष रूप से पीटीई के लिए आपको देखना है, सुनिश्चित करना है कि पीटीई के लिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर पीटीई है, चाहे बैगा हो, बिरवाल हो, पहाड़ी बोलवा हो, कमाल हो, इनके लिए आपको एक तरफा शासन को प्रक्रिया चला के उनको हर स्तर पे मदद करके उनके जो है इसका अलावा की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। लेकिन पीटीई का भी वही हाल है। आप बैगा क्षेत्र में जाके देख लीजिए, अभी एक नरेश भाई हमारे साथी हैं, वो कमलनाथ में बैगा के बीच में काम कर रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले उनका फोन आया कि बैगा आदिवासी थे जिनकी 22 एकड़ जमीन का करीब 20 परिवार 1-1 एकड़ में वो खेती कर रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जाके 20 एकड़ जमीन में जो है पौधारोपण लगा दिया और लगी फसल उनका धान की फसल लगी थी, उसको उन्होंने ट्रैक्टर चलवाया, जेसीबी चलवाया, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद जो वहाँ पे पौधा लगा दिया। जब हमें पता चला तो हमने तुरंत वहाँ के रेंजर से बात किया। रेंजर बोला नहीं हम पौधा निकलवा देते हैं, दूसरी जगह लगवाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो लगवा दीजिए। तो हमने कहा एक काम करिए कि गाँव के लोग एक साथ मिलकर आपने कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि जब तक सत्यापन की प्रक्रिया, मान्यता की प्रक्रिया नहीं होगी आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते, किसी की जमीन को ले नहीं सकते। लेकिन जब गांव के लोग गए और उन्होंने पौधा निकाल के पौधा फेंका नहीं,
पौधा निकाल के उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी जो वन विभाग की जमीन है वहाँ पौधे को निकाल के हम लगा देंगे। जब लोग गए इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पुलिस फोर्स को बुलाया और सब के सब 20 परिवार को थाने में गुड़दुर थाने में बिठा दिया गया और वहां पर उनके खिलाफ केस लगाया गया कि इन्होंने 1 लाख के पौधों का नुकसान किया है, हमारे जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की है और उनके खिलाफ फर्जी केस लगा दिया। और जब सुने कि पीसीसीएम से हमने बात किया तो पीसीसीएम कहते हैं कि नहीं वो तो स्थानीय लेवल पे हमारे डीएफओ देख रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से इलीगल काम चल रहा है, पूरे कानून का उल्लंघन करके क्रिएट किया है और अभी तो अघोषित बंदी की स्थिति है, मतलब कहीं दावा फॉर्म नहीं है। अंत में मुझे लगता है कि बाकी साथी बात करेंगे। एक 4 लाइनें हैं जो एक केंद्रीय जनजाति मंत्रालय बी किशोर देव ने एक पत्र लिखा है सीएम के लिए। ये पत्र 24 मई को उन्होंने लिखा था, उसकी 5 लाइनें मैं एल्बन से कहूँगा कि उन लाइनों को थोड़ा पढ़ दें और फिर मैं अपनी बात नहीं करना। मुख्यमंत्री को पत्र 24 मार्च 2012। 2006 में ऐतिहासिक वन अधिकार मान्यता कानून संसद में सर्वसम्मति से पारित किया। देश के आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों साथ कोई ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की सराहनीय उद्देश्यों को लेकर यह महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ, लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, जिस कारण सर्वाधिक वन निवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला। बड़ी दुख की बात है कि वन अधिकार अधिनियम को कानून बनाते हुए 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस उल्लेखनीय कानून अधिकार वन निवासियों एवं आदिवासियों को मदद नहीं कर पाया। यह हमारी कानून का शासन के प्रति चर्चित ध्येय के विरुद्ध जा रहा है। बी किशोर देव, केंद्र मंत्री, जनजातीय मंत्रालय। मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूँगा कि ये उन मंत्री का ये पत्र है जो जिनकी जिम्मेदारी इस कानून को लागू करने के लिए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून लागू होने के 5 साल बाद ही ये कानून जिस मकसद से बना था उसके बावजूद भी एक कानून वनवासियों के लिए और अन्य परंपरागत जो वनवासी हैं उनको मदद नहीं कर पाए। जो अधिकार उनको दिए जाने थे वो नहीं दिए गए, और सबसे बड़ी बात ये कहा कि यह हमारा कानून का शासन का जो के प्रति चर्चित जो ध्येय था इस कानून का, उसके विरुद्ध पूरी प्रक्रियाएं चल रही है। मुझे लग रहा है कि बड़ी एक विडंबना है कि इतना बड़ा आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक कानून आया जिसका हक भी वही हुआ जो ऐसा कानून का हो रहा है हमारे सामने। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से वन अधिकार कानून के बारे में हमसे अपनी जानकारी बांटी और कानून के बारे में भी समझाया। साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा अगर आप लोग के कुछ प्रश्न हैं तो वो सामने रख लें और इसमें थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएं। वन अधिकार के मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न होंगे वन अधिकार कानून को लेते हुए कि किस हिसाब से काम कर रहा है। आपके खुद के भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे उसमें, आपने जो देखा है वन अधिकार कानून को लेके, तो ये कृपया इसमें शेयर करें। तो एक बात बस पार्टनर चाहूँगा आपके साथ, और एक केस चल रहा है हमारा हाईकोर्ट में, इसको सुना जी उसमें कर देंगे। मेरे ख्याल से डिग्री जी उसको अच्छा बताएंगे। भोगीलाल जी का केस बता रहे थे, आप थोड़ा बताएंगे। तो भोगीलाल जी का केस वो वन अधिकारों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें हमने ये कहा था कि वन अधिकार का प्रकरण लंबित है, तो कृपया आप आ जाइए चौहान जी, तो उसको थोड़ा सा विस्तार में साथियों से बांटें। जी धन्यवाद। ये जो प्रकरण है ये रायगढ़ जिले के कुसोर तहसील अंतर्गत एक सिसोर मोनिया करके एक गाँव है, वहाँ की घटना है। ये जो मुख्य घटना हुआ था 29
अक्टूबर 2011 की घटना थी। 23/8 को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि 65 परिवारों को वन अधिकार कानून के तहत वहाँ की जो ग्राम पंचायत की समिति थी वन अधिकार समिति, उसने प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया ग्राम सभा में कि लोगों को वन अधिकार कानून के तहत इनको पट्टा वन अधिकार पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। उस प्रस्ताव को ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ के जो पंचायत सचिव थे, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष थे और वहाँ के तत्कालीन सरपंच थे, इन्होंने एसडीएम तहसीलदार के सामने उस सभी के आवेदनों को इकाई करके उसको भेज दिया। ये उस जमीन पे जिसको भी कई पीढ़ियों से वहाँ के जो दलित के लोग थे उस पर खेतियों को बनाकर उस खाली पड़े शासकीय जमीन को लगातार खेती करते आदेश में चर्चित जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि आम और विस्तारी जमीन पर जो गुंडागर्द लोग और सफल तत्वों ने जो द्रोही संधि करके जिन्होंने आक्रमण कर लिया है उस जमीन को बेदखली की। हालांकि उसमें ये बात भी था उल्लेख कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग हैं जिन्होंने वर्षों से काबिज किए हुए हैं उन जमीन को अतिक्रमण न माना जाए और उनको पर ये न हो गए। लेकिन पता नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय ने जो फैसला सुनाया वो आम जो नागरिक हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग शामिल हैं कि नहीं, तो बहुत बड़ा प्रश्न था उस जजमेंट के संबंध में। और माननीय कलेक्टर महोदय जो रायगढ़ के हैं उन्होंने एक निर्देश जारी किया जिलों में कि एक लिखित निर्देश ये देते थे कि पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत के स्थायी निकायों को ये अधिकार है कि जो अतिक्रमण की कार्य जमीन उसको मुक्त कराएं। लेकिन ये जो छिछोरपुरिया का गांव है उस कलेक्टर के उस उद्देश्य तो आदेश का हवाला देते हुए वहाँ पे जो बहुत दिनों से भूमि को लेकर जो विवाद गाँव में आ रहा था, दलितों के अत्याचार जो हो रहे थे, हालांकि उसी जमीन पर 23/2008 को वहाँ की स्थानीय वन अधिकार समिति ने अनुमोदन करके भेज दिया। लेकिन उस कलेक्टर महोदय के जो तत्कालीन आदेश था उसको हवाला देते हुए वहाँ के स्थानीय सवर्णों ने उस जमीन में जो खेतों में जो फसल लगे हुए थे उसको मवेशी ले जाकर भीड़ की शक्ल में लाठी डंडे से लैस होकर और दलित कम्युनिटी को जातिगत लक्ष्य करते हुए नारेबाजी करते हुए सार्वजनिक रूप से करते हुए उन फसलों को मवेशियों से रुलवा दिया गया। और एक तरफ जिला प्रशासन ने ये काम कर रही थी कि हमने इतने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और दूसरी तरफ कुछ लोग कट्टर आंतरिकता के लोग थे जो दलितों के लक्ष्य करते हुए कह रहे थे संयोग से होती है गोपालमी का चिंता ऐसा करते हैं तो गाय चल रही तो क्या हुआ, एक ऐसी बात है मेरी तरफ चल रही थी। उन्होंने तो अनसुना कर दिया दलितों के जो अनुरोध थे कि हमको संरक्षण मिलना चाहिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंततः सुधा दीदी के पास आए और उसको हाई कोर्ट में उसको याचिका लगाया गया है। और उस केस का जब सुनवाई हुआ जनवरी में पहला सुनवाई था माननीय सतीश अग्निहोत्री महोदय के यहाँ, तो उन्होंने उस केस को लेकर ये कहा था कि भाई आज हम मेंटेनेंस प्रेफर नहीं इसको सुनने के लिए, पता नहीं कि और केसों को उन्होंने सुना या नहीं सुना या क्या हुआ। उसके बाद ये अगस्त 8 तारीख को जबकि पूरा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा था पूरे स्टेट में, उस दिन उसी खेतों पे क्योंकि दोबारा उन्होंने फसल लगाए थे उसको फिर उसी तरीके से लाठी डंडे से लैस होकर वहाँ के सभापतियों ने गए और वहाँ प्रशासन पुलिस प्रशासन की राजस्व के अधिकारी के सबके सहमति के साथ पुनः उन फसलों को उनके पेड़ों को नष्ट करके समतल कर दिया गया, पेड़ पौधों को काट कर ले गए। उसके बाद उसकी भी शिकायत करने की कोशिश थाने वालों ने कहा कि ये तो हम खुद नष्ट किए हैं, हम क्यों इसका शिकायत करेंगे, और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक तो वहाँ जो सफल तत्व है सवर्ण लोग है इनके द्वारा तो अत्याचार जारी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी दलितों को उस जमीन से बेदखली करने के लिए प्रशासन भी कमर कसे हुए हैं। हाई कोर्ट में तो
विलम्ब कही या कुछ भी कही, इतना संवेदनहीनता छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट की, यहाँ तो न कोई सुनवाई भी हो रही है और ऊपर से झूठे प्रकरणों में वहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं दलित कम्युनिटी के लोग, उनके ऊपर झूठे प्रकरण लगाया जा रहे हैं। एक संज्ञानों में 107 प्रकरणों में जो वर्तमान कानून लेने से इनकार कर दिया जा रहा है। ये स्थिति है वहाँ की। एक के हिसाब से यहाँ का जो प्रशासन है इस षड्यंत्र के तहत। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि उन मुद्दों को लेके जब बैठते हैं जिला मुख्य में धरना में प्रदर्शन में, तो जब प्रशासनिक अधिकारी है उनके मतलब इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि धरना प्रदर्शनों का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। तो आखिर किस ओर धकेलना चाहते हैं आम जनता को? उनको उस अधिवास की